अब देखो सीधे चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आइए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। इसी को कई सारे लोग शॉर्ट में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है भाई। और यही आपके टेस्ट में आएगा भी, ठीक है। बाकी पीछे का जो बताया गया है बेसिक उसी चीज़ें, उससे भी क्वेश्चन रहेगा, बट मेजर ऑफ क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो थोड़ा सुनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट तो सब लोग जान रहे होंगे क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग ये चीज़ें बताए हैं। तो यहाँ पे हमें बात करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्या लेना देना है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे पास ये सारे एलिमेंट हैं भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है थोड़ा जान लो भाई। इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, ये हम बताए हुए हैं पीछे, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैं लिख दे रहा हूँ। ये खैर आपके आगे चल के कहीं ना कहीं ये काम आएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका होता है 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5 कर दो इसको एवरेज में। इसका होता है 40, 39, 40। ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और देखो इतना जितना मैंने लिखा है, इतने का आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। मतलब ये जो एटॉमिक नंबर तो लाइन से हो गया, मतलब ये पहले नंबर पे है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये लाइन से ही लिखा हुआ है। एटॉमिक मास जो है, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लेंगे। हम ये पीछे दोनों बातें बता चुके हैं। अरे भाई लिखो नहीं, सुनो चुपचाप, पहले जब लिखने को बोला जाए तो लिखना। आपको इसके पहले बताया जा चुका होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये बताया गया है भाई। इसका क्वेश्चन भी कराया गया था। एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं ये भी बताया गया है, इस पर भी क्वेश्चन कराया गया था। और ये दोनों बताने के साथ साथ ये भी बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक बार मैं और बोल देता हूँ इसको, और इन दोनों में क्या रिलेशन है वो बता देता हूँ। तो एटॉमिक नंबर जो होता है ये जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन को देख करके बताया जाता है। किसको देख करके बताया जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अगर किसी एलिमेंट में 11 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन हैं? 11, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। सिंपल सी बात है। और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं A से। एटॉमिक मास कैसे पता चलता है भाई? तो एटॉमिक मास पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा उसको आप ऐड कर देंगे तो उससे आपको एटॉमिक मास का पता चल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इन दोनों में मैं रिलेशन की बात करता हूँ कि ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं। तो देखो, तो ज़्यादातर कंपाउंड में ये चीज़ लग जाती है कि जो एटॉमिक मास है वो लगभग या एग्जैक्ट, दो लाइनें बोल रहा हूँ मैं, या तो एग्जैक्ट या तो लगभग दोगुना होता है किसके? एटॉमिक नंबर का। जैसे आप देखेंगे ज़्यादातर केस में तो एटॉमिक नंबर जितना भी है ना उसको जस्ट दोगुना कर दोगे तो वो एटॉमिक मास हो जाता है ज़्यादातर जगह पे। लेकिन ये हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं क्या लिखा हूँ, एग्जैक्ट भी हो सकता है और लगभग भी हो सकता है। लगभग का मतलब है 1-2 डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपसे कहा जाए
कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया 4, जस्ट दोगुना हो गया। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक मास क्या हो गया दोगुना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो एटॉमिक मास क्या हो गया 14। अच्छा, ये भी बात मैं बता चुका हूँ कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। तो ऊपर चाहे आप इधर लिखिए चाहे आप इधर लिखिए, एटॉमिक मास होगा, इधर लिखेंगे चाहे इधर लिखेंगे एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है भाई, अब सुनिए, तो नीचे है एटॉमिक नंबर, ऊपर है एटॉमिक मास, और इन हर केस में देखिए जहाँ जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर के जस्ट दोगुना है एटॉमिक मास। देखते जाओ भाई, दोगुना है। तो इससे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है भाई कि लगभग कई जगह पे ये काम कर रहा है। जो हमारा रूल है ये कि एटॉमिक नंबर का दोगुना है कौन एटॉमिक मास, तो ये कई जगह काम कर रहा है। अब कई जगह ये काम नहीं करता है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है देखिए तो 3, बट एटॉमिक मास कितना हो गया 7। होना कितना चाहिए था दोगुना, अगर देखें तो 6 होना चाहिए, लेकिन 6 से एक ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये दोगुना नहीं है, लगभग दोगुना है, मतलब एक डिजिट थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यही चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है कि जहाँ जहाँ पे ऐसा हो कि दोगुने से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या मान लेंगे अप्रॉक्स में है। जैसे यहाँ देखिए 5 का डबल करेंगे तो 10 होना चाहिए, बट कितना है 11। जैसे 9 का डबल करेंगे तो 18 होना चाहिए, कितना है 19। तो एक्चुअल में कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है लगभग दोगुने का अंतर रहेगा या एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है ना, जनरली कम नहीं होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, जनरली एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के दोगुना होगा या दोगुना से थोड़ा सा 1-2 डिजिट ज़्यादा होगा, कम नहीं होता है। जैसे कोई कहे एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 10, तो क्या इसका एटॉमिक मास 17 हो सकता है? तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दोगुना होगा तो 20 हो सकता है। तो या तो ये 20 हो तो हमें ठीक लगेगा, या तो 20 से ज़्यादा 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, लेकिन 17 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कम नहीं होगा, दोगुने से कम जनरली नहीं होता है। 99% केस में दोगुना होगा या दोगुने से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। कम बस एक ही केस में होता है, हाइड्रोजन केस में। जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो दोगुना करेंगे तो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका एटॉमिक मास भी क्या है एक ही है। समझ रहे हो भाई? तो ये बस कम हो गया, लेकिन इसके अलावा जितना भी एग्जाम्पल देखोगे वो या तो जस्ट दोगुना होगा या दोगुने से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ये बातें थोड़ा नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन आर्गन 18 है और ये 40 होता है। ठीक है, क्या हुआ? ये दोगुना से थोड़ा सा और ज़्यादा है, एक डिजिट नहीं ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। अभी ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी नोट करो। अब देखो ये चैप्टर जिस बच्चे का अच्छा रहेगा, समझ जाओ केमिस्ट्री का बैकबोन तैयार कर दिया है। मतलब ये कह सकते हो हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर तुम उठा के पढ़ोगे तो हर एक चैप्टर में इसकी कोई ना कोई लाइन यूज होगी। मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है ये। और तुम्हें अगर केमिस्ट्री नहीं आता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर तुम्हारा कमज़ोर है केमिस्ट्री तो ये चैप्टर अच्छा कर लो तो केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, ये श्योर है। क्या हुआ भाई, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताओ। हाँ भाई, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, ये गलती से नहीं लिखा हूँ, सही है। समझना से गलती से 40 कर दिया हूँ मैं।
आगे बढ़ा जाए। चलिए थोड़ा सुनते हैं। तो देखो भाई, ये जितने एलिमेंट आप देख रहे हो, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम है, बोरॉन है, पीरियोडिक टेबल सबको मिला है, मिला होगा। जिनके पास नहीं होगा फिर जब छूटना क्लास, जब छूटेगा तो ले लेना, ठीक है ना, लंच में। तो इन सारे एलिमेंट का उस पर नाम मेंशन किया होगा, अगर किसी का नहीं पता होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, तो ये जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो, देखो ये एकाएक नहीं डिस्कवर किया गया है। मतलब एकदम आप बहुत पहले जाओगे, आज से 100 साल पहले चले जाओ तो इतने सारे एलिमेंट उस समय तक डिस्कवर नहीं थे। आज के टाइम में हम लोग के पास लगभग 118 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं भाई? 118 एलिमेंट हम डिस्कवर कर चुके हैं। और इन सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों पढ़ना क्यों ज़रूरी है भाई? नहीं पढ़ेंगे तो मर जाएंगे क्या हम लोग? ऐसा कुछ है? हम मरेंगे नहीं, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, समझ रहे हो? जैसे कॉपर एक एलिमेंट है, इसी में है। एल्युमिनियम एक एलिमेंट है। अगर हम एल्युमिनियम के बारे में न जानें, इसकी खासियत क्या है हम न जानते हों, तो क्या हम इसका यूज कर पाएंगे? आज से 200 साल पहले चले जाओ, जब आदमी एकदम आदिमानव टाइप का था, तब उस टाइम वो एल्युमिनियम के बारे में नहीं जानता था। अगर वो जानता तो हम लोग की तरह ही एल्युमिनियम की दीवार खड़ा कर देता है, समझ रहे हो? अगर हम कॉपर के बारे में जानते उस समय, तो शायद हम उसको फ़ैन में जो चला रहे हैं उसमें वायर का जो यूज किया जा रहा है, वो किसका यूज करते हैं? कॉपर का। तो ये चीज़ हम जान रहे तभी तो उसका डेली लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि एल्युमिनियम के ऊपर जंग नहीं लगता है, जनरली एल्युमिनियम पे देखो सालों साल ऐसे ही रहेगा, जंग नहीं लगेगा, तो बगल में लगा हुआ है और ये सालों साल ऐसे ही साइन करेगा। तो ये बात हमको पता है कि थोड़ा सा मजबूती है, इसकी जो साइनिंग है वो घटेगी नहीं, सालों साल ऐसी रहेगी, तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं। कॉपर के बारे में हमको ये पता है कि एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है, तो हम इसको वायर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर हम नहीं जानते तो क्या वायर के फॉर्म में यूज कर पाते? नहीं कर पाते। आयरन, लोहा जो होता है उसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, तो हम लोग उसका बेंच बना दिए हैं, तुम बैठे भी उस पर। रेलवे ट्रैक जो होता है, अगर उसे ज़मीन पर दौड़ाया जाए तो ट्रेन चल पाएगा? नहीं, तो इसके लिए एक सॉलिड रास्ता बनाने का काम कर रहा है। रेलवे जो ब्रिज होते हैं उसमें देखना पिलर लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके पास मजबूती है, तो हम पिलर के फॉर्म में बनाते हैं, जल्दी हमारा काम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो उसका यूज कैसे कर पाओगे? हम जान रहे हैं तभी तो आज लोहे का यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं, कॉपर का यूज कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो उसका डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो भाई? इसी तरह से आज के टाइम में तुम्हें पता होगा बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, सुना ऐसा? तो कैंसर को इलाज करने के लिए कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका यूज किया जाता है। कैंसर के इलाज में एलिमेंट का यूज किया जाता है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो क्या आप उस एलिमेंट का यूज करेंगे इलाज के लिए? नहीं करेंगे, आदमी मर जाएगा ऐसे ही। जो बच सकता था इलाज करने पे, अब वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि इसका यूज करेंगे तो शायद आदमी बच जाए। तो ये सारा कुछ जो आप चीज़ें देख रहे हो, अपने अगल बगल जो भी चीज़ देख रहे हो, लोहे का, किसी एलिमेंट का, ये हम चीज़ें पढ़े हैं पहले, हम उसके बारे में ये चीज़ जाने हैं, तब आज हम उसको डेली लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमको सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, और सबको पढ़ेंगे तो हो सकता है आने वाले 50-100 साल बाद जो हम लोग की लाइफ है वो और आसान हो जाए, समझ रहे हो भाई? तो इसीलिए सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना ज़रूरी भी है, ठीक है भाई? तो क्यों पढ़ना ज़रूरी है ये बात समझ गए होगे?
क्योंकि हम जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे एलिमेंट्स के बारे में, इतना ज़्यादा हम इसका डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक चीज़ और देखना, शैम्पू सब लोग यूज किए होंगे। शैम्पू का एक मेजर कंपोनेंट होता है सल्फ़र। सल्फ़र जो होता है, अगर आपको अब जब बाल क्लीन करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। देखा ऐसे, उसके पहले कांटा जैसे खड़ा रहता होगा, 4-5 दिन मत नहाओ, उसके बाद देखो बाल ऐसे घूमता ही नहीं इधर, ऐसे खड़ा हो गया तो ऐसे खड़ा रहेगा। तो अब शैम्पू लगा करके उसको ढीला कर देते हैं, तब जिधर घुमाओ इधर घुमा दो, इधर घुमा दो, कहीं भी घुमा दो। तो हम सल्फ़र का उसमें यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट करता है बालों को। अभी बात तुमको नहीं पता रहेगा तो शैम्पू में यूज़ नहीं कर पाओगे। पहले ज़माने में जैसे आदिमानव टाइप का बाल लेकर घूमते रहते, वैसे रह जाते। तो सारी कुछ चीज़ें अगर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि किसी ने उसके बारे में पढ़ा होगा, किसी ने उसके बारे में बताया होगा, तो हम उसको पढ़ लिए, हम उसका यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग, जैसे मान लो कि हो सकता है आज के टाइम में इतने एलिमेंट हैं, लेकिन सब एलिमेंट के बारे में शायद अभी तक बहुत अच्छे से डिस्कवरी ना हो पाया हो, बहुत अच्छे से हम चीज़ें ना जान रहे हों। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें हम लोग और जानते जाएंगे तो हम इसको और जगहों पे यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो भाई? तो क्यों पढ़ना ज़रूरी है इन सारे एलिमेंट के बारे में, कि भाई हमें जितना ज़्यादा हम जानते रहेंगे उसको डेली लाइफ में चाहे जहाँ भी हमको ज़रूरत लगेगा हम वहाँ तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अभी आज के टाइम में तुम लोग सुने होंगे हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है। सुने हो? नहीं जान रहे हो? अबे यार, डीजल पेट्रोल का यूज करके गाड़ी चल रही है, उसी तरह से हाइड्रोजन व्हीकल पे भी काम चल रहा है कि हाइड्रोजन जो गैस है उसको एज ए फ्यूल यूज किया जाए, पेट्रोल की जगह पर उसको यूज किया जाए और गाड़ी चले भी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन गैस का आप यूज करेंगे तो ये जलेगा, और जलेगा तो एनर्जी देगा, तो गाड़ी हमारी आगे चलेगी। और साथ साथ जब जलेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा वाटर, और वाटर जो होता है कोई पॉल्यूशन तो है नहीं। पानी जैसे गिरेगा, इवेपोरेट होकर हवा में चला जाएगा, बारिश होगा फिर नीचे आ जाएगा, तो ये पॉल्यूशन से भी बच जाएगा। इसीलिए आज के टाइम में हाइड्रोजन व्हीकल पे काम हो रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन को यूज कर पाए, या हम उस गाड़ी में हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर पाए, तो हमारे लिए पॉल्यूशन वाला जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये बात बताओ, अगर हमें नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है, हाइड्रोजन जलने वाली गैस है, अगर ये बात हमको ना पता रहे तो तुम यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। तो ये बात हम पढ़े हैं तभी तो जान रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है, इसको में अगर हम आग लगाएं तो बहुत तेज़ जलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो कोई बहुत साल पहले बताया होगा, अब उस चीज़ का यूज करके आज हम व्हीकल में फ्यूल के फॉर्म में यूज करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये जब चीज़ें हम जानते रहेंगे तभी तो इसको हम अलग अलग जगह यूज करेंगे, और नहीं जानेंगे तो क्या यूज करोगे। इसीलिए सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है भाई। अब दिक्कत ये है कि भाई एलिमेंट एक दो हैं भी नहीं, कितने हैं भाई? 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। मतलब समझ रहे हो, छोटा मोटा नंबर नहीं है। यहाँ 4 चैप्टर पढ़ने में पूरा साल ख़त्म हो जा रहा है। कितना चैप्टर पढ़ के आओ तुम लोग पिछले क्लास में? 4 तो पढ़ के आए हो, पूरा साल ख़त्म कर दिए हो। अगर मान लो 8 चैप्टर पढ़ना हो तो कितना साल चाहिए? 2 साल। अब 12 हो तो 15 हो तो 20 हो तो 50 हो तो 50 साल, और 100 साल 100 इतने हो तो 7 जन्म। क्यों भाई? क्योंकि भूलेगा भी तो, यहाँ तक पहुँचे नहीं तब तक 50 आगे का साफ हो गया, और पढ़े कैसे आदमी? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इतने एलिमेंट के बारे में पढ़ना है तो ये भी काम आसान नहीं है, वो टिपिकल काम है। 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ने का मतलब है कि लगभग 118 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। अभी आपको इसी में आपके सिलेबस में ही है, एक चैप्टर है हाइड्रोजन, यही पहला वाला एलिमेंट है। कहाँ गया? ये पहला वाला जो एलिमेंट है इसी पे ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अब सोचो ऐसे हर एलिमेंट को पढ़ना हो तो एक एक चैप्टर तैयार कर लो, कितना हो गया? 118 चैप्टर हो जाएंगे। अभी तुम पूरा का पूरा केमिस्ट्री भी छोड़े हुए हो, केवल एलिमेंट पढ़ोगे कितने चैप्टर हो जाएंगे? तो बहुत आसान नहीं है ना भाई पढ़ना भी। तो इसीलिए हम इसका क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन।
देखो चैप्टर क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसीलिए ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है कि हम जो 118 एलिमेंट हैं उसको ईजिली पढ़ पाएँ, मतलब कम टाइम में कम एनर्जी लगा करके पढ़ लें और जिंदा भी रहें, 7-8 जन्म ना लेना पड़े। तो इसके लिए क्या करा जा सकता है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। जैसे थोड़ा सोच के देखो कि अगर इस क्लास में 75 बच्चे हैं, 25 यहाँ बैठे हैं, 25 यहाँ बैठे हैं, 25 वहाँ बैठे हैं, 75 लोग हैं, और मैं एक एक लोगों से पूछूं कि चलो भाई आ जाओ, तुम आ जाओ, क्या क्या खाना खाते हो, वेजिटेरियन हो, नॉनवेज खाते हो, इस तरह से मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। मतलब 5 चीज़ों को लेकर लिस्ट बनाना है कि चलो भाई तुम्हारा जो खाना है वेज है कि नॉन वेज है। एक से पूछा, उसको भेज दिया, फिर दूसरे को बुलाया, फिर उससे पूछा, फिर भेज दिया, फिर तीसरे को बुलाया। ऐसे मैं अगर करते जाऊँ तो केवल एक क्वेश्चन पूछने में लगभग, अगर मैं 1 मिनट में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक आदमी से, तो 75 लोग हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, लगभग 75 मिनट लग जाएगा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि चलो भाई तुम में से कितने लोगों को मूवी पसंद है, तुम बताओ, मूवी पसंद है तो नहीं पसंद है, तुमको पसंद है, हाँ पसंद है। अब ये क्वेश्चन हमको अगर पूछना हो सबसे तो फिर से 75 मिनट लग जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तुम लोगों में से खेलना कूदना किसको पसंद है, अब एक एक से पूछते गया, फिर 75 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर मुझे 5 क्वेश्चन पूछना हो तो शायद पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, क्यों भाई। और तब हम एक एक लोगों से अगर मैं बात करूँ तो हमें पता चलेगा कि पूरा दिन ख़त्म हो गया, और तब हमको पता चलेगा कि इतने बच्चे हैं जो नॉनवेज खाने वाले हैं, इतने बच्चे हैं जो वेजिटेरियन हैं, इतने बच्चे हैं जो खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, इतने बच्चे हैं जो खेलने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इतने बच्चे हैं जो मूवी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, इतने बच्चे हैं जो मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो इसमें पूरा दिन लग गया। अब इसको बचाना अगर चाहे आदमी टाइम, तो उसका उपाय क्या है कि बस मैं एक बार खड़ा हूँ और कहूँ बताओ कितने लोग नॉनवेज वाले हो, हाथ खड़ा करो। एक ही बार गिन दिया, अब सब इधर बैठ जाओ, और जितने लोग नॉनवेज नहीं खाने वाले वो इधर बैठ जाए, तुरंत बैठ गया। तो अब यहाँ पे क्या हमको टाइम 75 मिनट लगेगा, नहीं, मुश्किल से 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो हमारा टाइम बच गया। लेकिन कैसे, जो एक जैसे कैरेक्टर रख रहे हैं, जो एक जैसे काम कर रहे हैं, जिनको खाने में वेजिटेरियन पसंद है वो एक तरफ हो गए, और जिनको नॉनवेज पसंद है वो एक तरफ हो गए। तो अब कोई पर्सन आएगा कहेगा बताइए इस बच्चे का नेचर कैसा है, तो मैं तो जान ही रहा हूँ, क्योंकि इस ग्रुप में जितने हैं वो कैसे हैं, वेज वाले हैं। तो मैं कहूँगा ये सब्जी खाएगा, मुर्गा नहीं खाएगा। और कहेगा वो बताओ क्या खाएगा, तो क्या बोलूँगा मैं, मुर्गा खा लेगा वो। तो अब बताओ इसमें से अगर 50 बच्चे इधर हैं और 20 बच्चे उधर हैं, तो छांटना हमको झंझट होगा। किसी पे हाथ रख दो, क्या खाएगा भाई, सब्जी खाएगा, क्या खाएगा भाई, सब्जी तो नहीं खाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब अब हमारा काम आसान हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है कि अगर आप एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सीधे सीधे 2 ग्रुप बना दीजिए, 3 ग्रुप बना दीजिए, 4 ग्रुप बना दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। कि जो जो एक जैसा नेचर रख रहे हैं, जो जो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, उनको एक जगह रख दिया जाए। तो इससे क्या होगा, उस ग्रुप में जितने लोग हैं, मैं क्या मानूंगा कि सब लोग एक ही जैसा काम करेंगे। मतलब अगर खेलने वाला एक ग्रुप है तो इसमें सारे लोगों को खेलना कूदना पसंद है। एक ग्रुप है जिनको खेलना कूदना नहीं पसंद है, इसका मतलब उनको किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही मत कराओ। तो हमें छांटने में दिक्कत होगा क्या अब यहाँ पे, अब नहीं होगा, क्योंकि हम 2 ग्रुप बांट चुके हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा 2 ग्रुप में बांट दिया जाए और अब हमसे पूछा जाए कि इनके बारे में बताइए, उनके बारे में बताइए, उनके बारे में बताइए, तो हमको मुश्किल होगा नहीं। बस मैं ये देखूँगा कि इस ग्रुप में है कौन कौन। इस ग्रुप में 10 लोग हैं तो इन 10 लोगों का नाम याद कर लूँगा कि ये 10 लोग ऐसा काम करने वाले हैं। और इस ग्रुप में 10 लोग हैं तो इन 10 का नाम याद कर लूँगा कि ये लोग ऐसा काम करेंगे। तो बाहर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए इस लड़के का नेचर कैसा है, खेलने में अच्छा है कि बेकार है, तो मैं सोचूंगा ये किधर वाले ग्रुप में था, हाँ भाई स्पोर्ट्स वाले में था, तो ये खेलने में अच्छा है। स्पोर्ट्स में नहीं है तो खेलने में अच्छा नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हैं आपके, इनको इसी तरह से क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने अनुसार चीज़ों को बांट दीजिए कि हमारे लिए काम आसान हो जाए, पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए, डाटा याद रखना हमारे लिए आसान हो जाए। अब भाई मैं एक एक लोग को पढ़ता तब, एक एक लोगों से बात करता तब, तो पूरा दिन भर ख़राब हो जाता है मात्र 5 क्वेश्चन पता करने में। लेकिन अगर मैं ग्रुप में बांट दूँ तो
तो बहुत आसान है। तो हमसे किसी के बारे में पूछा जाएगा तो मैं ईजिली आंसर दे सकता हूँ। समझ रहे हो भाई? तो यहाँ पे जो 118 एलिमेंट है, इसका क्लासिफिकेशन आज के टाइम में जो किया गया है, जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, जो पीरियोडिक टेबल देखते हो, उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो वो सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन है, मतलब आज के टाइम में हम उसी को फॉलो करते हैं। हो सकता है आज से 50 साल बाद उसको रिजेक्ट करके कोई और आ जाए। सुन रहे हो भाई तुम? तो कहने का मतलब ये है कि 118 एलिमेंट को अगर हमें पढ़ना है तो आप एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं, उसका क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। तो जो जो एलिमेंट एक जैसा नेचर रखते हैं उनको एक साथ रख दो। तो इससे क्या होगा? अगर मैं 5 लोगों को इकट्ठे एक साथ रख दिया तो मैं एक के बारे में पढ़ूंगा, बाकी 4 लोगों का वैसे ही काम होगा। बोलो। जैसे तुम देखे होगे, तुम्हारे घर वाले ज़रूर बोलते होंगे कि तुम्हारी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा दोस्त बाइक बहुत तेज़ चला रहा है तो तुम्हें भी बाइक बहुत तेज़ चलाना पसंद होगा, तभी तुम उसके दोस्त हो। ऐसा है कि नहीं है? आखिर तुम्हें बाइक खूब तेज़ चलाना पसंद नहीं है, तुम बाइक बैठे भी हो तो तुम चिल्ला रहे होगे और फिर दूसरी बार उसके साथ बैठोगे भी नहीं, वहीं दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। अब तुमको अगर पसंद है बाइक उससे भी तेज़ चलाना, तुमको रोक भाई हम चलाते हैं, अब तुम बैठ के उड़ा रहे होगे, फिर दोनों लोगों का पैर तोड़ डालोगे। समझ रहे हो ना? मतलब कहने का ये है कि जनरली 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग अगर एक जगह पे हैं तो उन चारों का जनरली नेचर एक जैसा ही होगा। कभी भी देख लेना, क्लास में जो खूब अच्छा पढ़ने में होगा उसकी दोस्ती यारी जनरली जो बहुत अच्छा है पढ़ने में उसी से बहुत अच्छी होगी। ऐसा जनरली बहुत कम होगा कि ये खूब अच्छा पढ़ने में, खूब अच्छा घूमने में, तो दोनों में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। क्योंकि ये कहेगा चलो भाई आज पढ़ते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक ये कहेगा फालतू आदमी खाली पढ़ने वाली बात करता है, चलो घूमने चला जाए, बस वहीं मार हो जाएगा, भाग यहाँ से। ये घूमने वाली बात कर रहा है, वो पढ़ने वाली बात कर रहा है, दोनों का नेचर उल्टा है। लेकिन अगर दोनों घूमने वाले हों तब क्या होगा? एक कहो चलो घूम के आते हैं गोरखपुर, क्या गोरखपुर बस वहीं चल जाएगा, गोरखपुर के अलावा लखनऊ भी चलेंगे। तो दोनों के नेचर एक जैसे है तो दोनों खूब घूमेंगे। और दोनों पढ़ने वाले होंगे तब एक कहेगा 5 क्वेश्चन कर देते, कहेगा 50 क्वेश्चन कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर जब आपका एक जैसा होगा तो वहाँ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर मैं एक ग्रुप में 5 लोगों को देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि 5 लोगों का नेचर जनरली क्या होगा? एक जैसा ही माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा। तो मैं यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ या जो क्लासिफिकेशन होगा वो इसी बिहाफ पे होगा कि अगर मैं 5 एलिमेंट को एक साथ रख दिया, इसका मतलब है कि इन 5 एलिमेंट का जो नेचर है, 5 एलिमेंट का जो बिहेवियर है एक जैसा होगा। जैसे थोड़ा सोच के देखो, अभी मैं थोड़ा सा बस रफली समझा रहा हूँ चीज़ों को। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। कितने एलिमेंट है भाई? देखो तो 6-7 एलिमेंट हैं। इन 6 एलिमेंट को अगर आज का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उनको इन 6 को एक साथ रखा गया है। एक साथ रखने का मतलब क्या है कि ये 6 के 6 एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, अगर मैं लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो लिथियम जो होगा, लिथियम ऑक्साइड इस तरह का बनाएगा। मतलब 2 लिथियम एक ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर ये सोडियम भी शो करता है। सोडियम को भी ऑक्सीजन से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये भी बनाएगा इसी तरह का ऑक्साइड Na2O। इसी तरह से पोटेशियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो वो भी बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह से रुबिडियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो वो भी बनाएगा रुबिडियम ऑक्साइड। देख रहे हो सब एक जैसा ऑक्साइड बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ तुमको सबको पढ़ने की ज़रूरत है क्या? क्या अब तुम इसको एक एक करके पढ़ोगे? नहीं। अब कहोगे 6 एलिमेंट का ग्रुप जो है याद कर लेते हैं और किसी एक के बारे में पढ़ लेंगे। लिथियम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लो। और अगर हम 5 बातें लिथियम के बारे में जान रहे हैं तो वही 5 बातें इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। समझे? मतलब लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Li2O टाइप का ऑक्साइड बना रहा है
तो पोटेशियम भी उसी तरह का बनाएगा, सोडियम भी उसी तरह का बनाएगा, सीजियम भी उसी तरह का बनाएगा, रुबिडियम भी उसी तरह का बनाएगा। मतलब अब बाकियों को तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं बच जाएगा भाई। एक का बस तुमने एक लाइन पढ़ लिया, बाकी 5 के लिए 5 लाइनें तुम्हारा ख़त्म हो गया, टाइम बचा कि नहीं बचा। इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। जब आप इसी तरह से 100 जो 18 एलिमेंट हैं ऐसे ऐसे 10 ग्रुप में बांट दो, हर ग्रुप के एक एक एलिमेंट को पढ़ डालो, तो कितने लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा? 10 लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इससे तुम्हारा टाइम जो है बहुत बच जाएगा, समझे भाई। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम ये बातें समझ नहीं पाएंगे, मतलब हमारा टाइम भी खूब लगेगा और घूम फिर के वही हम पढ़ पाएंगे। और क्लासिफाई कर देंगे तो जो चीज़ अब ये 6 को हम अलग अलग पढ़ते तो शायद हो सकता है हमको 1 घंटे लगता, 10-10 मिनट एक पे देते तो 6 हैं 60 मिनट लग जाता। अब बस एक के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया बस, तो हमने 10 मिनट टाइम दिया, बाकी 50 मिनट हमारा बच गया। तो ये फ़ायदा है क्लासिफिकेशन का। इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट का, कि हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर देंगे, एलिमेंट को ग्रुप में बना देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, तो पढ़ने में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये बताओ क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, समझ गए होगे। एलिमेंट के बारे में क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये भी समझ गए होगे। बोलो भाई। तो अब कोई नहीं कहेगा फालतू का चैप्टर है, क्योंकि भाई सब काम की चीज़ है इसमें। हो सकता है तुम्हें अभी नहीं लगेगा, बट ये आगे ज़रूर तुम्हें लगेगा, ठीक है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कई ऐसे टीचर या कई बार ऐसा देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसे बोलने वाले हो जाते हैं लोग कि तुम्हारे पढ़ाई का तुम्हारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, अल्फ़ा बीटा कहाँ काम आ रहा है। तो देखो वो लोग कम ज्ञानी लोग हैं, समझ रहे हो ना। जैसे जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है ना, ऐसे ज्ञान देता रहता है। उससे जाके पूछो जो एक्चुअली साइंटिस्ट है, वो बताएगा उस अल्फ़ा बीटा गामा का यूज़। या उससे जाके पूछो जो IITian है, उससे पूछा जाकर जो डॉक्टर है। अगर तुम्हें ये बेसिक बातें नहीं पता रहेंगी तो ऊपर की बात ऐसे भी हवा नहीं लगेगी। जैसे सोच के देखो, तुम ABCD नहीं पढ़ के आए होते तो क्या तुम इंग्लिश की बुक पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अब कोई ये कहे कि उस ABCD का यूज कहाँ पे है, ABCD का सही बात है, कहीं यूज तो नहीं है। क्या तुम अब भी ABCD पढ़ते हो? नहीं। लेकिन उस ABCD का यूज करके ही आज हम इंग्लिश वाली बुक पढ़ते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। उसी तरह से जो भी तुमको पढ़ाया जाएगा, ये हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हो कहाँ रहा है, इसका हम यूज कहाँ करेंगे। लेकिन जब इसमें आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, जब आप PhD करेंगे, जब आप कुछ नया डिस्कवर करने जाएंगे, तो यही सब नॉलेज आपका वहाँ यूज होगा। अब तुम BSc करके भाग लिए हो स्कूल छोड़ करके, कॉलेज छोड़ करके, तो तुम्हें क्या घंटा पता चलेगा उसका यूज क्या होगा? ज़्यादा तो लोग ऐसे लोग ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए जो भी तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है सब पढ़ डालना। और एक चीज़ ये भी जान लो, ये हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में काम आए ना आए, लेकिन एक काम ज़रूर करेगा, ये तुम्हारा दिमाग ज़रूर बढ़ा देगा। कितने लोग तुम में से बायो वाले हैं? नीट वाले कितने लोग हैं भाई? हाँ, तो नीट वाले जो हैं वो आगे जाकर पढ़ेंगे। जो मैथ वाले हैं सुनो, एक चीज़ तुम्हारे काम को मैं बता रहा हूँ। जो इंटेलिजेंसी होती है ना, दिमाग कितना इंटेलिजेंट है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जो इंटेलिजेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, ये जान जाओ। मतलब अगर तुम इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा दिमाग शार्प काम कर रहा है, और तो ये श्योर है कि तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसका भी दिमाग शार्प होगा। ये श्योर है, भोदू तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये, तुम देखना ये चीज़ होता भी है कि किसी के पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं तो उनका लड़का देखना अपने आप पैदाइशी बहुत स्मार्ट होता है, दिमाग से अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी के जनरेशन में देखना 3-4 पीढ़ी कोई पढ़ाई नहीं है और उसके अगर कोई लड़का है, तो बेचारा शुरुआत से उसका दिमाग जो IQ है कम रहता है, क्योंकि उसे पेरेंटल वो मिला नहीं है। जब आप आगे बायो में पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको बताई जाती है कि अगर मदर और फादर दोनों पढ़े लिखे हैं तो इनका जो इंटेलिजेंसी है ना, वो इनके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। तो ये भी श्योर है कि अच्छा होगा दिमाग से। और जब तुम हो जाओगे भोदू, ये भी हो जाए भोदू, तो ये भी होगा भोदू। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये तुम्हारे आगे के लिए भी है। तो जितना पढ़े रहोगे उतना दिमाग अच्छा रहेगा, तो आने वाले जनरेशन का भी दिमाग अच्छा हो जाएगा। समझे भाई ना।
तो मतलब तुम पढ़ रहे हो तो अपने लिए तो पढ़ ही रहे हो, अपने आने वाले प्रोडक्ट के लिए भी पढ़ रहे हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई, क्या क्या मैं समझाया हूँ। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, अब एकदम चलते हैं हम लोग कहाँ पे, 100-2 साल पहले। अब हम शुरू कर रहे हैं तब से क्लासिफिकेशन जब एकदम शुरुआत किया गया था। मतलब अभी मैं वो सब बातें बोला हूँ जो भी करेंट टाइम में चल रहा था। अब मैं तब से शुरू कर रहा हूँ जब से क्लासिफिकेशन शुरू किया गया है। मतलब जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बातें नहीं पता थी, बहुत सारे एलिमेंट के बारे में उनको नहीं पता था, तब साइंटिस्ट लोगों ने, जो भी पहला साइंटिस्ट आया उन्होंने सोचा कि भाई 10, 12, 15 एलिमेंट हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो 15 दिन हमको लग जाएगा, उससे बढ़िया इसका ग्रुप बना देते हैं। और उसके बाद से अगर 15 एलिमेंट हैं तो 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाएंगे तो 5 ही ग्रुप बनेगा, तो 5 दिन हमारा लगेगा। एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो 15 दिन लग जाएगा। तो पहली बार जो क्लासिफिकेशन किया था वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं ट्रायड थियरी, और इसको दिया कौन था, तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डोबेरिनर, ठीक है भाई। इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब सुनिएगा इसमें क्या उन्होंने बताया है। तो डोबेरिनर ने ये बताया, जैसे हम एलिमेंट का नाम ऐसे रैंडमली लिख दे रहे हैं, जैसे सोच के देखो, अगर मैं इन 6 एलिमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करूं तो शायद हमको 6 दिन लगेगा मिनिमम। तो इन्होंने ये बोला कि जब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर थे, 10, 15, 18 एलिमेंट ही डिस्कवर थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। अब सोच रहे इस समय 118 है और उस समय कितने थे, 15-18 के आसपास थे, तो कितने कम एलिमेंट थे। तो उस टाइम इन्होंने देखा कि भाई इतने कम एलिमेंट हैं तो छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया, ठीक है। और इन्हीं 3-3 एलिमेंट के ग्रुप को इन्होंने बोला ट्राइड। क्या बोला, ट्राइड। अब ट्राइड की खासियत क्या है, तो ट्राइड में वही एलिमेंट रखे जाएंगे जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में सेम होगी। क्या बोला मैंने, ट्राइड में वही 3 एलिमेंट रखे जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो, सेम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है और इसका बिल्कुल अलग भाग रहा हो, तो यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। अगर इन तीनों की आपस में अच्छी मैचिंग है, प्रॉपर्टी अच्छा मैच कर रहा है, मतलब जैसा ये बिहेव कर रहा है वैसा ये भी बिहेव कर रहा है, वैसा ये भी बिहेव कर रहा है, अगर एक जैसी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं तभी इनको ट्राइड में रखा जाएगा। तो ट्राइड जो होता है ये एक्चुअल में बोला जाता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विच हैव, क्या बोलेंगे भाई, कैसी प्रॉपर्टी, विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनके पास सिमिलर प्रॉपर्टी होगी वैसे वैसे 3 एलिमेंट के ग्रुप को बोलते हैं ट्राइड, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि इन 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। तो इनका कहना ये था कि अब ये जो 3 एलिमेंट आपके पास आ गए, आप याद कर लो कि ये 3 एलिमेंट एक ट्राइड बनाते हैं, और आप किसी एक के बारे में पढ़ लो, मतलब लिथियम के बारे में पढ़ लो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्यों भाई, क्योंकि जैसा प्रॉपर्टी ये शो करेगा, जैसा बिहेव ये शो करेगा, वैसा बिहेव ये दोनों भी शो करेंगे। तो इससे हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जहाँ हम 3 दिन लगाते वहाँ 1 दिन में काम हमारा हो गया, तो फ़ायदा है कि नहीं भाई। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया है। उसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो अगर इन तीनों में से किसी एक के बारे में आप पढ़ लो, बाकी 2 को छोड़ दो, फिर यहाँ पर टाइम हमारा बच जाएगा 2 दिन एक्स्ट्रा, समझे भाई। तो इसीलिए इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। और इस क्लासिफिकेशन में एक चीज़ और बताया था, एक चीज़ और ये बताया था कि जो भी एलिमेंट है हमारे पास, ये जो 3 एलिमेंट हैं, इन तीनों एलिमेंट का जो मास है, जैसे देखिए इसका मास होता है 7, इसका मास होता है 39, है ना भाई, अभी पीछे लिखा हूँ देख लेना, और इसका मास होता है 23। तो इसका मैं लिख दिया हूँ, अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो इनका कहना ये था कि ट्राइड में जो भी 3 एलिमेंट हैं
उसमें से सेकंड एलिमेंट का, क्या मैं बोल रहा हूँ, सेकंड एलिमेंट का जो मास है, मास ऑफ सेकंड एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड एलिमेंट, मतलब पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास ऐड करिए और उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो इससे आप पा जाएंगे या तो एग्जैक्ट या तो अप्रॉक्स में। एग्जैक्ट में भी आ सकता है, अप्रॉक्स में भी आ सकता है। क्या चीज़ आ जाएगा? सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास। ठीक है भाई। तो ये एक यहाँ से इन्होंने एक रिलेशन भी निकाल दिया था कि ये जो हमने 3 एलिमेंट लिया है, इसमें से अगर आपको सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास बताना हो तो आप पहले का और तीसरे का ऐड करिए और बाई 2 कर दीजिए। तो इससे क्या आ जाएगा? सेकंड वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो हमने आपको पहले ही तीनों को बता दिया मास, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले का मास है 7, दूसरे वाले का है 39/2। बताइए ऐड करने में कितना आएगा? 46/2। डिवाइड करेंगे तो 23। क्या वही आ रहा है जो हो रहा है? ठीक है भाई। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे 2-3 बातें हैं, जिसमें से ट्राइड क्या होता है आपको जानना होगा। दूसरा, सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकाला गया है ये जानना होगा। इसको नोट कर लेंगे फटाक से।